अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? जिंदगी गुलजार है या बेजार है? इस नौजवानी में क्यों बेजार है? सीए करना है सर, कुछ भी नहीं। यकीन माने ये जिंदगी बहुत अच्छी है। जब इंशाल्लाह आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा, तब अलग तरह के मसाइल होते हैं। आ जाए सर, इब्तिदा करते हैं। और इब्तिदा करते हुए हम पिछली क्लास को जो रिवाइज करते हैं, जो 2 क्लासें हुई हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सर हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर डेफिनेशन के अंदर वो टेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं जो 4 पर्पजेस के लिए यूज हो। कौन कौन से? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेंटल्स टू अदर्स। सर फिर हम आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसकी कॉस्ट के कितने कंपोनेंट हैं? 3। पहला कंपोनेंट परचेज प्राइस, लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फिर आगे बढ़ेंगे और हमने कहा सर ऐड करते हैं नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सर फिर जो वैल्यू आती है वो आते हैं। सर मुझे बताएं डिस्काउंट्स कितनी तरह के होते हैं? 2, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट में भी 2 कैटेगरीज आती हैं, बल्क परचेज और बार्गेन परचेज। हमने कहा दोनों को हम जो है माइनस कर देते हैं। क्या कैश डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट को इंपैक्ट करता है नौजवानों? नहीं सर, कैश डिस्काउंट जो है एसेट की कॉस्ट को इंपैक्ट नहीं करता। फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? हमने कहा वो कॉस्ट जो एसेट को यूजेबल कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए जरूरी है। सर क्या ये वो कॉस्ट हो सकती है जो कंपनी ऑलरेडी इनकर कर रही हो? यस सर, हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास 20 लोग थे, फारिग थे। एग्जाम्पल याद है, वो कोरिया की टीम आई थी, उन्होंने कहा इंस्टॉल तो हम करेंगे लेकिन हमें आपका लोकल आदमी चाहिए, 20 लोग चाहिए जो कि उसके ऊपर इंस्टॉलेशन में काम करे। तो हमने कहा उनको सैलरी यूं भी देनी थी, अब एसेट बनते वक्त भी देनी है, तो वो भी आएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि सर एक बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग को बनने में क्या चीज यूज हो रही है? क्रेन। क्या यूज हो रही है? क्रेन। तो सर जो क्रेन की डेप्रिसिएशन थी वो भी आएगी। चले सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा बाकी तो इसमें आपको बताइए कि सर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स आती है, साइट प्रिपरेशन आती है, लैंड प्रिपरेशन की कॉस्ट आती है, ये तमाम चीजें हमारे पास आती हैं। और हमने कहा इसके अलावा सर हमने कोरियन की एग्जांपल भी पढ़ी थी ना सर, कि कोरियन अगर कंपनी ने इंस्टॉलेशन करने के लिए बुलाए हैं तो उनका रहना, उनका खाना, वो सब आएगा जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है। अगर कराची में वो कोई अय्याशी कर रहे हैं, सही है, सी व्यू जा रहे हैं, चंकी मंकी के झूलों पे झूल रहे हैं, तो वो कॉस्ट नहीं आएगी। चले सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने सर पढ़ा था तीसरा कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट क्या था? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है सर? एसेट को जो हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद हमें उसको डिसमेंटल भी करना होता है। जमीन जैसी पहले थी उसको ऐसे करनी होती है। इस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर ये 3 तरह की जो कॉस्ट है ये हमने कहा सर बनेगी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा। क्या हम क्लियर हैं? सर फिर मैंने एक सवाल होमवर्क दिया था और मैंने कहा था आज की क्लास की इब्तिदा उस सवाल से कितने लोगों ने घर से किया, कोशिश की? उस सवाल में खास बात क्या थी? बताएं सर उस सवाल में खास बात क्या थी? सर उस सवाल के अंदर जो खास बात थी वो ये थी कि उस सवाल के अंदर एंट्रीज के अलावा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट था। कौन सा एसेट था? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट था। क्या मतलब सर? वो जो एसेट था वो अब हमने कहा हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना था। कितने लोगों के पास हैंड आउट नहीं है? चलिए बाकी लोग आए वो सवाल निकालें, हम हैंड आउट लेते हैं और हम भी वो सवाल शुरू करते हैं।
जिसके पास हैंड आउट नहीं है ये उनके लिए हैंड आउट। सर कुछ लोगों ने सवाल नहीं किया, क्या हम पूछ सकते हैं कि सर क्यों नहीं करते हम सवाल? टाइम नहीं होता है ना सर, या दिल नहीं चाहता, या आपने कहा सर शुरू के दिन है ना, अभी से कौन घरों पे सवाल करे। याद रखना मेरा बच्चा, इस वक्त हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का एक हिस्सा होता है ऑडिट फर्म, और ऑडिट फर्म्स के अंदर इंडक्शन का प्रेशर है। इंशाल्लाह हम सब ने कोशिश करनी है कि विदाउट पेपर लुके हम पास हों और जल्दी जल्दी ऑडिट फर्म्स में पहुंच जाएं। चले सर, अब हम आ जाएंगे हैंड आउट। हम आ जाएंगे हैंड आउट के क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 है, अच्छा सही है 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 4। ऑनलाइन वाले बच्चों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फिजिकल वाले बच्चे देखेंगे और रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी इसको हैंड आउट पे जाएंगे, क्योंकि उनको जब HD कैमरे की रिकॉर्डिंग आएगी तो उसमें हैंड आउट शेयर नहीं होंगे। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं, अदर स्टडी मटेरियल। ये भी आपके पास पेपर्स की नहीं है बट आ सकती है। देखिए सर, हम सिर्फ पास पेपर्स तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि सर IK पास पेपर से ओवर एंड अबव पूछता है। अब ये एग्जाम्पल को, इस सवाल को क्यों डालने की जरूरत थी? क्योंकि सर IK ने अब तक ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसके अंदर एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड हो। भाई हमने कहा एसिड अब तक खरीदा है ना, खुद बना भी तो सकते हैं। आए सर, Rhodes International Limited constructed its own specially designed road bulldozers. Detail of related cost incurred are as follows. Description of cost: the cost of raw material purchase, cost of raw material used in construction of road bulldozer, overheads incurred on building road bulldozer, test to ensure road bulldozer safe before brought into use, factory labor cost। फिर आते हैं additional information। 80% of the total labor cost for the year were incurred on building roads and 20% thereof were incurred in construction of the road bulldozer। सही है सर। फिर कह रहा है road bulldozer was first brought into use on a contract that started on 8 November 20x2, although it was available for use from 8 October 20x2. The company uses straight line method to depreciate its road bulldozer. The vehicle is expected to be sold for 7,000 at the end of its expected useful life of। अच्छा सर देखिए, ये भी जिसका सवाल है ना उसकी एक शरारत थी। अब आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, इसने कहा जर्नलाइज्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू टेयरिंग व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x2। सही है। ये इसने ऊपर रोड बुलडोजर की बात की है, यहाँ पर क्या कह रहा है? टेयरिंग व्हीकल। बात एक ही है। ऊपर इसने आखिरी लाइन में तभी व्हीकल का वर्ड भी यूज कर दिया कि जो है हम क्या करेंगे सर, हम जो है इसको व्हीकल के वर्ड से अंडरस्टैंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया टेयरिंग व्हीकल का मतलब क्या है, किस तरीके से है। तो सर ये सवाल हम सबके सामने था, हम सबने इसको पढ़ा। अब आप मुझे बताएं कि सर इस सवाल के अंदर आने से पहले कितने लोगों ने इन्वेंट्री पढ़ी हुई है? कितने लोगों ने इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ा हुआ है IS2? हाथ उठाएं कितने लोगों ने। चले सर, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ उनको भी बताते हैं। किसी भी चीज को बनने में कितने लोग, हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं? 3 तरह के कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। क्या? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तीसरी चीज क्या चाहिए होती है? सर ये ओवरहेड्स क्या होते हैं? बाकी कहते हैं सर मटेरियल, ये कुर्ता मैंने पहना हुआ, आपने कपड़े पहने हुए, सर हमने कहा इसमें मटेरियल नजर आ रहा है। सही है। फिर हमने कहा लेबर ने इसके ऊपर स्टिचिंग की होगी, वो नजर आ रहा है। सर
ओवरहेड्स, जिस मशीन पे बना उसकी डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, जिस फैक्ट्री में बना उसका किराया, ये सब क्या होते हैं? ओवरहेड्स। तो हमने कहा सर इन्वेंट्री भी जब बनती है उसमें भी यही चीज होती है, अगर कोई एसिड बने उसमें भी यही होता है। सही है भाई, एक बिल्डोजर बना रहे हैं तो हमने कहा एक तो मटेरियल आया होगा, उस मटेरियल के ऊपर काम क्या होगा? लेबर। लेबर ने जब काम किया होगा, कोई मशीन यूज की हुई होंगी, उसकी डेप्रिसिएशन। हमने कहा जहां पर बन रहा है उस जगह का किराया, बिजली यूज हो रही है, मशीन बिजली से चलती है, वो सब चीजें किस में आ जाती हैं? ओवरहेड्स। तो याद रखना है सर, कोई भी चीज एसेट हो, चाहे इन्वेंट्री हो चाहे पीपी हो, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होगा तो इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है सर, आए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे सर और इस सवाल को करेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, फिर रिपीट कर रहा हूं कि सर आपने जर्नलाइज जर्नल बनाने। सही है सर। अब हम जर्नल की तरफ भी आएंगे और उसके अलावा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखनी है। जब तक मैं ना कहूं टेक्निकल सवाल, इसके बाद अगला सवाल है वो आप लोगों ने खुद करना है। सही है, इसी किस्म का, बल्कि शायद इससे तो आसान ही है वो। आए सर, अब हमने कहा कि सर एंट्रीज भी बनाते जाएंगे, कॉस्ट भी कंप्यूट करते जाएंगे, तो हमने कहा सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, और यहां पर क्या एंट्री बनेगी? मतलब यहां पर हेडिंग जाएगी एंट्रीज। जब तक मैं ना कहूं आपने कॉपी नहीं करना है मेरे बच्चों। सर सबसे पहले कह रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड कितनी है, और उसके साथ कह रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर। अब सुनिएगा सर, मैंने ना रॉ मटेरियल खरीद लिया कितने का? 5 लाख का। कितने का? अब सर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है एक तरह से, सही है। मैंने सारे का 5 लाख का क्या एसिड पे लगाया है? नहीं सर, मैंने 5 लाख का तो एसिड पे नहीं लगाया, तो कितने का लगाया है? तो हमने कहा सर मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, इधर देख लें। हमने कहा पहली एंट्री बनेगी रॉ मटेरियल डेबिट और सूदी इदारा क्रेडिट। यूजुअली सर हम बड़े हो गए, बैंक से बात करेंगे, कैश क्या होता है ना सर। अभी आपको सर मुनीर पढ़ाएंगे टैक्स में कि हमारे लोकल लॉ के हिसाब से 25,000 से अबव वाली पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन फिर उस पर आपको टैक्स का एक्सपेंस नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल डेबिट बैंक, ये हमने क्या बना ली सर? पहली एंट्री। ये हमने कहा रॉ मटेरियल आया, सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री, अभी कॉपी ने। इसमें से कितना मटेरियल बुलडोजर में लगा है? 1 लाख का ना। अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, बहुत सौ को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। सर एक टर्म यूज होती है CWIP, क्या मतलब है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताएं, बगैर शर्माए, सर कितने लोगों को इसका मतलब नहीं पता? सही है, अब मैं आपको बताता हूं। सर देखें, अकाउंटिंग जो है ना वो कहती है कि भाई सबसे पहले अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो हम ऑडिट भी करते हैं उसमें भी होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, मतलब जो चीज जैसी हो वैसी ही नजर आए। अब मुझे मेरा प्यारा बच्चा ये बताओ, क्या ऐसा नहीं एक एसेट तैयार हो गया और एक एसेट तैयार हो रहा है, तो दोनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बंदा देख रहा है, जो कंपनी के अकाउंट्स देख रहा है, बैलेंस शीट देख रहा है, उसको ये उसका हक है कि उसको देखकर पता चल जाए कि यार इतने का एसेट तैयार हुआ हुआ, इतने का अभी तैयार हो रहा है, उसका हक है ना पता चले। तो इसीलिए अकाउंटिंग ने हमें एक टर्म दी कैपिटल वर्क इन। उसने कहा वो एसेट जो अभी तैयार नहीं हुआ, जिसको अभी आप बना रहे हो, उसके लिए आप एसेट डेबिट ना करो, उसके लिए आप डेबिट करो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो अकाउंट है ना, ये बता रहा होता है कि यार एक एसेट है जो तैयार अभी हो रहा है, ये अभी कंप्लीटेड नहीं है। सही है सर। तो अब सुनिएगा हम एंट्री क्या बनाएंगे।
हम एंट्री बनाएंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और सूदी द्वारा क्रेडिट, रॉ मटेरियल। सर जो रॉ मटेरियल था, सुनिएगा, ये मैंने कहा 5 लाख का लिया था, एसेट था मेरा। अब ये एसेट 1 लाख का, कितने का? 1 लाख का 100,000 का किस में लग गया? बुलडोजर में। बुलडोजर अभी कंप्लीट हुआ है नहीं, तो उसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पूरा जिंदगी में पहली और आखिरी, जिंदगी में इस सेशन में पहली और आखिरी दफा लिख रहा हूं। आगे से मैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करूंगा? CWIP। ये हमने कहा कि भाई बुलडोजर के ऊपर मटेरियल कितना लग गया? 1 लाख का। तो हमने कहा जब मैं इसकी कॉस्ट पे आऊंगा तो मैं रॉ मटेरियल लगाऊंगा इसमें कितना? 1 लाख का, है ना सर? लिया मैंने 5 लाख का था, लेकिन भाई खर्च कितना हुआ है इस पे? 1 लाख का। इसका मतलब है 4 लाख का कंपनी के पास अभी भी पड़ा हुआ है, जो कंपनी कहीं भी यूज कर सकती है। सही है? यहां तक हम क्लियर हैं? चलें सर आगे बढ़ेंगे। फिर हमने कहा अगली चीज क्या आ रही है? ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड बुलडोजर। सर अब देखें, जहां एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी ना, तो वहां पर आपको हर आइटम के साथ रीड करना है कि यार क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ गिवन है इस बारे में। तो मुझे बताओ, ओवरहेड के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है? नो सर, वो तो लेबर के बारे में ना। तो अगर इसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम एक एंट्री बनाएंगे, इधर देख लें। ओवरहेड्स मतलब बिजली, पानी, ये सब खर्चे ना। सर अभी क्या एसिड बन चुका है तो क्या वर्ड यूज करूंगा? क्या भाई जो ओवरहेड भी किस पे लग रहे हैं? CWIP पे। क्लियर है सर? हम CWIP डेबिट करूंगा, क्रेडिट क्या करूंगा? ओवरहेड्स की सर हमने कहीं ना कहीं कुछ पेमेंट की होगी, एक्सपेक्टेड है। रेंट हो गया, यूटिलिटीज हो गया, है ना सर? हाँ सर कुछ नहीं पता, हो सकता है कर चुके हो। सही है, तो बैंक पेबल कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट क्या है कि इसकी सर मुझे बताएं कितने की पेमेंट है? 40। हमने क्या कहा था सर? कितने कंपोनेंट्स है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स के? 3। CWIP मटेरियल की वजह से गया, ओवरहेड्स। अब तीसरी चीज क्या बची है? लेबर। लेबर के बगैर हमने क्या कोई भी एसेट कंप्लीट नहीं हो सकता। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आए सर, लेबर कॉस्ट कितनी बता रहे हैं? कह रहा है फैक्ट्री लेबर कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। अच्छा सर, अब इसके बारे में कुछ कह भी रहे, ये बोल रहे हैं टोटल। अब सुनना, इसने कहा जो टोटल फैक्ट्री में लेबर काम कर रहा है ना भाई, जो टोटल लेबर है फैक्ट्री के अंदर, उसकी कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। अब इसने कहा भाई जो टोटल लेबर है उसकी कॉस्ट 3 लाख है, और इसने हमें बताया कि ये जो टोटल लेबर है इसमें से 80% ने क्या काम किया है? ये देखे ना, ये कह रहा है हमें 80% of the total labor for the year were incurred on building and 20% thereof were incurred in construction of the road bulldozer। तो इसका मतलब है 80% तो रोड्स में लगी है, 20% किस में लगी है? अब मुझे बताएं सर 80% कितना हुआ? 2,40,000। ये किस में लगी? क्या हम यहाँ पर लोड्स की बात कर रहे हैं? नहीं सर, हमने कहा हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बुलडोजर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? बुलडोजर। ये कितनी बनी? तो सर अब मुझे बताएं हमें एसिड की कॉस्ट में कितना लेकर जाना चाहिए? 60,000। ओवरहेड्स
आए थे 40,000 और हमने कहा लेबर कितनी आ गई 60,000। चले सर मुझे बताएं एंट्री क्या बनाऊंगा। एक्सपेंस करूंगा या CWIP। सर मेरा एसेट अभी बन रहा है। अच्छा अब सुनना, आईकेप जो है ना अजीब है, कभी कभी अजीब चलता है। क्या करता है आईकेप मियां? सर वो एक काम ये करता है, बच्चे ने एंट्री बना दी CWIP, अभी कॉपी नहीं करना, एंट्री बनाई CWIP डेबिट और हमने कहा यहीं पे बना देते हैं ताकि जगह शॉर्ट ना हो बाद में। एंट्री बनाई CWIP डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से 60,000। लेबर को पेमेंट बैंक से की होगी या तो पेबल होगी, हम अज्यूम करते हैं पे कर दी। आईकेप करता है आपने एंट्री तो सही बनाई बट आधी बनाई, क्यों? आईकेप कहता है मैंने आपको क्या बताया था टोटल कॉस्ट कितनी खर्च हुई है, तो आईकेप कहता है कि यार 2,40,000 की भी तो एंट्री बनाओ, है ना सर। आईकेप क्या कहता है 2,40,000 की भी एंट्री बनाओ। हाँ अब मैं वही कह रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि सर इस सवाल में तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको एंट्री बनानी है रिलेटेड टू व्हीकल, लेकिन अगर वो ये बात नहीं करता, इस सवाल की रिक्वायरमेंट पर क्या कह रहा है रिलेटेड टू व्हीकल, तो हमें क्या करता है, हमें पूरी 3 लाख की एंट्री बनानी पड़ती। तो जब सर 3 लाख की एंट्री बनानी पड़ती तो हम क्या एंट्री बनाते बताएं? हमने कहा अगर लोड्स बनाने में जो जा रहा होता वो एक्सपेंस होता, बाकी हमने कहा बुलडोजर में क्या आ जाता, तो हम एंट्री बनाते। अगर ये इफ वाली कंडीशन के साथ में एंट्री बना रहा हूं, इसको आपने कॉपी तो करना है लेकिन अलग से करना है, सही। अगर इफ हमें कहा जाता तो हम कहते वेजेस एक्सपेंस, वेजेस या लेबर एक्सपेंस डेबिट कितने से 2,40,000 और CWIP कितने से और बैंक कितने से। सर ये काम मैं कब करता, जब वो मुझे कहता आप सिर्फ एंट्री बनाए व्हीकल से स्पेसिफिक नहीं करता। इस सवाल में उसने क्या किया स्पेसिफिक। सर याद रखना आईकेप में ना छोटी छोटी पॉइंट्स में, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। FAR 1 में आईकेप इतना स्मार्ट है, एक टॉपिक है IFRS 15 था अब आपके सिलेबस में, अब इंशाल्लाह FAR 2 में आएगा, है ना। अब सुनना आईकेप ने वहां पर क्या काम किया। सर आईकेप ने ये काम किया, पूरा सवाल दे दिया, रिक्वायरमेंट में ना छोटी सी लाइन दे दी, वो भी बिल्कुल छोटी सी नॉर्मल फॉन्ट से कम, कि एंट्रीज विदाउट डेट्स विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। अब वो रिक्वायरमेंट की लाइन बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जो छोटी सी लाइन होती है ना, और बच्चों ने डेट्स डाली नहीं, और आईकेप ने क्या किया, सही है। तो आईकेप असल में कभी कभी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की बजाय ये छोटी मोटी चीजों पे भी आपको टेस्ट करने लगता है, तो याद रखना सर ये चीजें मैटर करती हैं। चले सर अब हमने कहा 3 कंपोनेंट्स हो गए, अब बुलडोजर तैयार है, लेकिन तैयार है तो क्या डायरेक्ट इसको यूज में डाल दें? नहीं सर, ये शख्स क्या कह रहा है हमसे, एक कॉस्ट रहती है, कह रहा है टेस्ट टू इंश्योर व्हाट, हमने कहा सर टेस्ट हुआ है कितने का 20,000 का, तो हमने कहा सर 5th एंट्री क्या करेंगे CWIP, वैसे ये टेस्ट रन कॉस्ट है, ये कैपिटलाइज होगी, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। CWIP डेबिट बैंक कितने से 20,000, और यहां पर हम क्या लिखेंगे टेस्ट या ट्रायल रन कॉस्ट कितने से। कल एक बच्चे का देखना सर, बच्चे का एक सवाल आया, उसने दूसरे अल्फाज में इसको इंटरप्रेट किया, मैं आपको बता देता हूं। उसने कहा सर टेस्ट रन कॉस्ट का मतलब क्या, मैं ये समझूं कि ये हमें टेस्ट रन के टाइम पे लॉस हुआ है, तो बात सही है कि सर टेस्ट रन के टाइम पे लॉस कैसे है, वो हमने कहा कॉस्ट आई, उसमें से जो है हमने जो टेस्ट रन में प्रोडक्ट बना उसको बेचा, तो इसका मतलब है अगर 4,000 की कॉस्ट है और उसको बेचा 2100 मिले,
तो 1900 का मुझे लॉस हुआ है। तो टेस्ट रन कॉस्ट जो है वो जो अगर लिखा हो ना नेट, देखिए कभी कभी हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्ट के सूरत में एक प्रोडक्ट बन जाता है नहीं जिसको हम बेच सकें, लेकिन कभी कभी हम टेस्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट, अब जैसे बुलडोजर है भाई, हमने इसको टेस्ट किया, प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना, हमने लेकिन इसको टेस्ट किया कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। टेस्टिंग कैसे होती है आए इसको भी थोड़ा ले जाए। सर मैंने एक एसिड तो बना दिया, मैंने अपनी लेबर को कहा कि एसिड बना दो, उन्होंने बना दिया, बट मैंने कहा कि यार इसको मुझे ये मेक श्योर करना है कि इन्होंने सही बनाया है। तो अक्सर मैं बाहर से थर्ड पार्टी बंदे को बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो यार ये एक एसिड पड़ा हुआ है, मेरी लेबर ने बनाया है, इसको मुझे चला वाला के तुम देखो तुम्हारे हिसाब से सही है। तो वो जब बंदा आता है उसकी कॉस्ट भी फ्री में नहीं होती, वो भी मुझसे उस एसिड को टेस्ट करने के पैसे लेता है, टेस्ट रन कॉस्ट। सही है सर। अब बच्चों एक सवाल आया ऑनलाइन में भी एक बच्चे का कि सर आपने कहा कि सिर्फ व्हीकल रिलेटेड एंट्री बनानी है, तो आपने ये एंट्री क्यों बनाई? सही है सर, ये एंट्री भी हमने कहा क्योंकि ये रॉ मटेरियल लगना था किस पे, CWIP पे। पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको लगाना था, तो ये लिंक बनाने के लिए एंट्री जरूरी थी कि रॉ मटेरियल आया तो 5 का लगा कितने का, 1 लाख का। सही है सर। फिर एक बच्चे का सवाल आया सर यहाँ पर आपने ये पेबल, लेबर पेबल और ये ओवरहेड्स को क्यों नहीं किया? तो सर ओवरहेड्स के अगर उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया ना तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने एंट्री क्या, हमने रेंट पे किया, तब रेंट को हमने एक्सपेंस शो नहीं किया, बैंक क्रेडिट की और उसको कहां डाल दिया, CWIP में। तो हमने कहा ओवरहेड्स तब में शो करता जब वो कहता कि आप पहले ओवरहेड की एंट्री बनाओ। डायरेक्ट उसने मुझे क्या कहा कि आप एंट्रीज बनाओ, तो मैंने कहा आप CWIP। सिंपल सा रूल याद रखो, अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है ना तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी उसको CWIP में डालते जाओगे, अलग अलग नामों से नहीं डालोगे, लेबर एक्सपेंस, सही है, और ओवरहेड एक्सपेंस, डायरेक्ट पहली दफा में क्या करते जाओगे, CWIP। सर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 2,20,000। क्या हम क्लियर है? अब सर एसिड को हमें करना है डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन क्या होती है, सिंपल अल्फाज में पूछो अगर आपसे। वैसे उसके ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन अभी मुझे बेसिक बताएं। देखो मैं आपको बताऊं, आसान अल्फाज में ना चीजों को समझाना सीखो। मेरा यूनिलीवर में इंटरव्यू था और 3 इंटरव्यू हुए, 2 इंटरव्यूज में एक ही सवाल पूछा गया, मतलब सवाल एक ही नौयत का। पहले इंटरव्यू में पूछा, अभी हम पढ़ेंगे भी, कि इम्पेयरमेंट क्या होती है, हमें ऐसे समझाएं जैसे हम इंजीनियर हैं। सही है, इम्पेयरमेंट क्या, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरा इंटरव्यू में सवाल पूछा, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, हमें ऐसे समझाएं जैसे हम इंजीनियर हैं। सही है, दोनों में मुझसे क्या सवाल पूछा गया कि यार आप हमें ऐसे समझाएं जैसे हम इंजीनियर हैं। क्यों सर? क्योंकि मुझे वहां पर मेरी जॉब का एक बहुत बड़ा रोल था कि इंजीनियर्स के साथ काम करना था। तो उन्होंने देखा कि यार इस बंदे की कॉन्सेप्ट्स, प्रेजेंटेशन कितनी क्लियर है, क्या ये आसान अल्फाज में इंजीनियर को चीजें समझा सकता है। और सर तो आप भी, मगर डेप्रिसिएशन क्या होती है मुझे 1 लाइनर खालिस उर्दू में समझा दें। सर हमने कहा इस्तेमाल की वजह से एसिड की वैल्यू में कमी, वियर एंड टियर की वजह से एसिड की वैल्यू में कमी, इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। सही है। अब सर आए, सबकी तवज्जो इधर, डेप्रिसिएशन के मेथड कितने हैं? 4। सर काजी जाएंगे आपके साथ डेप्रिसिएशन के मेथड की डिटेल में। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नंबर ऑफ यूनिट्स, आवर्स वर्क, ये 4 हुए, और एक होता है सम ऑफ ईयर डिजिट। सही है सर, सम ऑफ ईयर जो यूज नहीं होता। अब यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? सेम सर स्ट्रेट। अच्छा मैं अब आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊंगा,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आईएस कौन सा डील करता है? आईएस 16। आईएस 16 कसम खुदा की कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बताता। आईएस 16 कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बताता। आईएस 16 सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बातें करता है, डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बताता। वो कहता है वो मेथड यूज करो जो सिस्टमेटिक बेसिस पर एसिड के यूज के साथ साथ उसका खर्चा लेकर जाए। बस ये सारे मेथड हमारे इंसानों के निकाले हुए। आईएस ने कोई मेथड रिकमेंड नहीं किया, जो इंडस्ट्री में लोग हैं उनके निकाले हुए हैं। खैर मेरा सवाल ये था, अब आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। सही है सर, मैंने एक एसिड खरीदा और तैयार मतलब मैंने करवाया, चलो मैंने अब सिंपल बात करता हूं, खरीदा 1 जनवरी को मैंने 21 और उस एसिड को मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। उस एसिड को मैंने इस्तेमाल किया 21। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, खरीदा 1 जनवरी 21, इस्तेमाल कब किया? डेप्रिसिएशन 1 जनवरी से शुरू करूंगा 31 मार्च। कितने लोग करें 1 जनवरी? हाथ उठाएं। कितने लोग करें 31 मार्च? सर स्टैंडर्ड कहता है 1 जनवरी व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर। क्यों सर, इसके पीछे लॉजिक क्या है? 2 लॉजिक है भाई। हमने कहा एक तो एसिड पड़े पड़े भी खराब होता है। आप ले लें गाड़ी आज और गाड़ी को आप यूज ना करें, 3 महीने बाद यूज करें, तो आप 3 महीने बाद जब देखेंगे तो इंशाल्लाह बैटरी खराब होगी। सही है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं जंग होगा, चीज रनिंग में नहीं है तो भी खराब होती है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, स्टैंडर्ड के आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद था, वो क्या था? विंडो ड्रेसिंग को रोकना। सर स्टैंडर्ड ने कहा देखो भाई, अगर हमने ये अलाउ कर दिया ना कि जब तुम यूज करो तो कंपनीज तो गेम पे करेंगी। कंपनीज क्या चाहेंगी? बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता है और आप बताएं आपका बिजनेस है, आप क्या चाहेंगे? एक्सपेंस ज्यादा हो कम हो? कम हो, प्रॉफिट ज्यादा नजर आए, है ना सर? तो आप तो बोलेंगे यार डेप्रिसिएशन जितना लेट कर सकती हूँ मैं करूँ, जितना कर सकता हूँ करूँ। तो मैं डालूंगा जब मैंने यूज किया तो स्टैंडर्ड ने पाबंदी लगा दी। क्या कहा स्टैंडर्ड ने? कि आप इसको सर पढ़ेंगे भी और अंडरलाइन भी करेंगे। आ जाए हमारे पास, ये बात ऐसे ही हम नहीं कह रहे, समरी में भी लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? अभी बताते हैं सर, समरी पे आ जाए, पेज नंबर 2 पे है और इसमें डेप्रिसिएशन आ रहा है कॉस्ट मॉडल में। आ रहा है नहीं आ रहा? डेप्रिसिएशन आ रहा है कॉस्ट मॉडल, दी कॉस्ट मॉडल डेप्रिसिएशन, और उसमें आखिरी बुलेट में क्या कह रहा है? Depreciation commences when the asset is available for use। इसने कहा भैया डेप्रिसिएशन स्टार्ट करूंगा जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा, नॉट व्हेन इट इज एक्चुअली यूज्ड। सही है सर? तो अब आए इसको इस सवाल से जोड़ते हैं। इस सवाल को अगर मैं देखूं तो इस सवाल के अंदर हमने कहा कि अब आ जाए सवाल से। समरी आपने देख ली पेज नंबर 2 पे, अब इस सवाल पे आए और हमने कहा ये कह रहा है कंपनी द रोड बुलडोजर, पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 2 पेज नंबर 5। द रोड बुलडोजर वाज फर्स्ट brought into use on a contract that started on 1st November 20x2, although it was available for use from 1st October 20x2। हमने कहा इसको हमने पहली दफा कब यूज किया? नवंबर में, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज कब से था? तो डेप्रिसिएशन कब से लगाऊंगा? अक्टूबर। अब कह रहा है आखिरी पॉइंट पे आ जाओ, कंपनी यूजेस सीधी लकीर मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स रोड बुलडोजर। Vehicle is expected to be sold for 7,000 at the end of its expected useful life of 10,350।
रुके जरा, सब्र करें। हमने कहा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस, इसको आप स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, और सेल्वेज वैल्यू भी, तीनों नाम यूज होते हैं। हम आप लोगों ने कौन सा नाम पढ़ा इसका? रेजिडुअल। मेरे ख्याल में सर हमारी स्टडी टेक्स्ट में भी रेजिडुअल वैल्यू का वर्ड यूज है। सही है सर, इसको आप सेल्वेज वैल्यू भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब मुझे बताएं सर, इस फॉर्मूले से हमारे पास एक पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाती है ना, लेकिन क्या हमें पूरे साल की चाहिए? कितने की चाहिए? अब इधर देख लो, नौजवानों की बड़ी जमात इधर देख लो। हमने कहा हम यहाँ पर एक एंट्री और बनाया करेंगे हमेशा। भाई एक एसेट बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, यहाँ पर ऐसा ही है। अब बन गया है तो हमें स्टैंडर्ड कहता है जब बेटा, और ये आईके अपने इसके ऊपर मेंशन किया एग्जामिनर कमेंट्स में, हमें स्टैंडर्ड कहता है कि एक एसेट बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, अभी बना बोला, लेकिन जैसे ही वो एसेट पूरा जो है बन जाए तो आपने एक एंट्री बनानी है, उसको CWIP से निकालना है और अब एसेट को डेबिट करना है। और एसेट को हम IAS 16 में क्या नाम देते हैं? PPE। हम एंट्री बनाएंगे PPE डेबिट, CWIP 2 लाख। एक दफा FL2 में ऐसा ही एक सवाल आया और आईके अपने कमेंट्स में मेंशन किया कि बच्चों ने ये एंट्री नहीं बनाई और बच्चों ने इजी मार्क्स खोए। बोला भाई CWIP फॉर्म में अभी बन रहा है, बन रहा है, बन गया तो क्या करो, एसिड में तो डालो। बात बिल्कुल ठीक थी। अब हमने कहा ये एंट्री, आखिरी एंट्री कौन सी? हमने कहा आखिरी एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? हमने कहा सर 220 माइनस 7,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 5 मल्टीप्लाई बाय 3/12। क्यों? 3 महीने की। कितना आ गया? 10,650। तो हमने कहा सर ये हो गया हमारा सवाल, ये हो गया हमारा सवाल। इधर देख लो, ये हमारे पास क्या आ गई थी? कॉस्ट। इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं 10,650 तो कितनी वैल्यू है? 2,09,350। 2,09,350। ये क्या, इस वैल्यू को क्या कहूंगा? कैरिंग अमाउंट, या इस वैल्यू पे एसेट हमारे पास पड़ा हुआ होगा। चले सर अब इसको कॉपी कर ले मेरे बच्चों। सुबह सुबह भी माशाल्लाह बच्चे आ गए। अल्लाह मतलब जो है ये जज्बा कायम रखे। और ना सर मैं आपको बताऊं ना, आहिस्ता आहिस्ता जब आप जूनियर CA में पुराने होंगे ना, तो कराची का जो बच्चा है ना उसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है, उससे सुबह उठा नहीं जाता है ना सर। बेटा सवाल में गिवन है हमजा आखिरी लाइन में पॉइंट में, हमजा का सवाल से रेजिडुअल वैल्यू कैसे आई, सवाल में गिवन है। हालांकि मैं आपको बताऊं लाहौर में कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जहां पर सुबह 7 बजे क्लास लगती है। आप सोचें सर 7 बजे भी मैं सोचता हूँ बच्चा आता है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक दफा जो है ना, किसी जमाने में थोड़ा सा कॉस्टिंग का पोर्शन पढ़ाया हुआ था। सुबह मैंने क्लास रख दी कॉस्टिंग की, ऑफिस जाने से पहले 8 बजे रखी थी। और सर मैं आपको बताऊं 3 बच्चे आए थे और उस टाइम पे शायद टोटल 50 बच्चे थे क्लास में, सिर्फ 3 बच्चे सुबह आ पाए। और जब क्लास खत्म हुई 9:30 बजे, उस टाइम तक हो गए थे 11-12 बच्चे। बाकी बच्चे तो, और अभी भी मैं आपको बता दूं बच्चे बहुत सारे आज बच्चे जो है हमारे जो है वो ऑनलाइन पे भी गुजारा करेंगे रिकॉर्डेड पे।
एक दफा मुझे फिर से बता दें कितने लोग हैं जो कॉस्टिंग की क्लास लेंगे आज? नहीं, कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है ना। और हेड्स की अब तो अपने इसको CWIP में डाल दिया, CWIP में ही पड़ा हुआ होगा, खत्म वहां से। एक दोस्त कह रहे हैं सर 6th एंट्री रिपीट कर दें। बिल्कुल कर देते हैं, सही है सर जी बेटा किरण। हमने कहा सर एक दोस्त कह रहे हैं 6th एंट्री में हमने क्या किया है, हमने जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है अब तैयार हो गया ना, एसेट। अब CWIP तो है नहीं, अब तो तैयार हो गया है, तो हमें CWIP तो शो करता है कि एसेट तैयार हो रहा है। तब हमें बताना है कि भैया ये एसेट तैयार हो चुका है, तो हमने इसको क्रेडिट किया CWIP को, ये एसेट अब तैयार हो चुका, और PP के अकाउंट को डेबिट किया कि ये एक तैयार हुआ एसेट है। सवाल है सर क्वेश्चन में, तो एक बच्चे का सवाल है कि सर क्वेश्चन में तो कॉस्ट मांगी है मगर हमने कैरिंग अमाउंट क्यों निकाली है? क्योंकि हमारा दिल चाहा। नहीं सर, हमने कहा कि हम सिर्फ समझ रहे हैं चीजों को, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा चीज भी बता दी। कहीं कहीं ऐसा होगा पूरे सेशन में मेरा बच्चा कि मैं आपको रिक्वायरमेंट से ओवर एंड अबव लेके जाऊंगा। क्यों सर? इसलिए कि सर अगर एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट में सब चीजें कोशिश करेंगे जितनी कवर कर सकते हैं वो कवर करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सर यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं वो हजरात अपना क्या कहते हैं, उन्होंने या तो आईए पढ़ी हुई है, और अगर आईए नहीं भी पढ़ी हुई तो उनका बैकग्राउंड इंटर कॉमर्स वगैरह है, उनको डेबिट क्रेडिट की नॉलेज है, उन्होंने ये एसेट वाली चीजें पढ़ी हुई हैं। बाकी जिनकी बेसिक्स का इशू है, जिन बच्चों का बेसिक वाला चल रहा है, वो बच्चे सरकाजी की बेसिक वाली क्लासेस लेंगे। हमने देखिए, हमने एक काम ये किया है कि हमने आपकी ये क्लासेस नॉर्मल शुरू कराई हुई हैं, वो इसीलिए करवाई हुई हैं कि सर कोर्स हमारा डिले ना हो, और जो बेसिक वाले बच्चे फिर पहले उनकी बेसिक्स हो जाए, बाद में हम उनको सही। अब आते हैं सर, हमने कहा हम आते हैं और हमने कहा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये कर लिया कॉपी, सबने कर लिया कॉपी। चलो जी बढ़ो आगे आए। चले सर, अब आएंगे, हमने 4 और 5 तो कल कर लिया था ना। 5 वाला सवाल कितनी लाइनों का था? 3। मार्क्स कितने थे? 8। अटेम्प्ट कौन सी थी? 1994। कितने लोगों के अम्मी अब्बू की शादी हो चुकी थी उस टाइम पे? बस ये देखें आप। तो अब हमने कहा उस टाइम पे देखें 8 नंबर का सवाल कैसा था, और अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है क्विज, उस टाइम पे 8 नंबर का सवाल कैसा है।
आए सर क्वेश्चन नंबर 6 है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज बस एग्जांपल दूंगा, बाकी कुछ भी नहीं बताऊंगा। इधर देख लें सर, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज आ रही है, एक वर्ड यूज हुआ है, उसका नाम है एलसी। क्या है, क्या होती है एलसी? लैंड क्रूजर। एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है सर, ये बताएं। क्रेडिट से वापस आती तो रेटिंग मिलेगा, जब क्रेडिट अच्छा सर, अच्छा एक बच्चे का जवाब आया कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जब क्रेडिट सेल्स वापस आती है। एक बच्चा कह रहा है सर जब क्रेडिट अप्रूव हो जाए। क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट? सर जब क्रेडिट से वापस आएंगी तो जो सेल्स कंपनी होती है वो बायर को प्रूव दे देगी कि हमें क्रेडिट नहीं देना। तो कुछ किसी और डायरेक्शन में जा रहा है जी। क्यों? इंपोर्ट सर आ जाए इसका सही है। कुछ बच्चे हैं जो माशाल्लाह जिनको मुझे बारे में मुझे पूरी यकीन होगी आज के ये जब बीकॉम के पर्चों में बैठेंगे तो कमाल का फेंकेंगे। सही है, कमाल का फेंकेंगे। मैंने जब एलसी का, क्योंकि सर इन्होंने कहा लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि जब वो जो है ना सेल्स जब रिटर्न होती है ये वो उसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। वो क्रेडिट नोट अलग है और एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट अलग है। खैर बीकॉम से मुझे एक वाकया याद आया। मैं तो मेरी एडवाइस है, देखो सब बीकॉम देना, बीकॉम जो ये 8 साल वाला हो गया है तो अब अच्छी चीज ये है कि तुम कैफ पूरा करो। कैफ की बेस पे तुम्हें इंशाल्लाह एक इक्विवेलेंसी मिलेगी। उसके बाद तो बीकॉम 4 साल का जो हो गया, इसके बाद तुम्हें जो ना 2 साल एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बचेंगे कितने? 2 साल। सर बीकॉम क्यों जरूरी है? देखिए मेरी आपको एडवाइस है कि इंशाल्लाह कैरियर की भी एडवाइस है दूं। मेरा दोस्त है वो माशाल्लाह यूएस में, और वो वहाँ पे यूएस में पाकिस्तानी बच्चे बुलाता है। सही है, यकीन माने सर इस फील्ड में आप आ गए, बहुत अच्छी फील्ड है, आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह बनाएगी, आपके हालात इंशाल्लाह चेंज, अल्लाह ने इसको जरिया बनाया है। लेकिन सर ये सर्टिफिकेट है और डिग्री होती है। सीए इज नॉट अ डिग्री। तो जब आप बाहर जाते हैं ना यूएई के अलावा, तो आप बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं आपको वर्क वीजा मिलेगा डिग्री की बेसिस पे। सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ यूएस में नहीं जा सके, इंटरव्यूज क्लियर थे, सब कुछ था, एंड में पूछा यार आपके पास तो ग्रेजुएशन की डिग्री है? उसने कहा नहीं है। बोला बस अब आप रुक जाएं, अब आपको नहीं बुला सकते क्योंकि यहाँ पर वर्क वीजा की रिक्वायरमेंट है कि डिग्री है। तो सब बच्चे बीकॉम करेंगे। बहुत सारे टीचर्स बीकॉम को डिस्करेज करते हैं, मैं उनके अगेंस्ट मिलता हूँ। सर आप सिर्फ इनका ये ना सोचें कि अभी इनको पढ़ना है, इन बच्चों को इंशाल्लाह आगे जाके नौकरियां भी करनी है, जॉब्स भी करनी है, दुनिया भर में जाना है। और फैक्ट है, झूठ बात नहीं, पाकिस्तानी सीए पिछले 5 सालों में शायद ये वाहिद क्वालिफिकेशन जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। सही है, क्वालिफाइड मैं आपको आज लिख कर दे दूं, आप में से 20% बच्चा पाकिस्तान में रुकेगा, 80% बाहर जाएगा। सही है, क्योंकि सर वजह ये कि जब इंशाल्लाह सेकंडमेंट्स पे जाओगे और एक दफा खून लग जाएगा, सही है, आप बोलोगे भाई यहाँ पर लाख रुपए मिल रहे हैं, वहां पर क्वालिफाई होने के बाद वहां पर तुम बोलोगे 5 लाख मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, सही है, ये खड्डे नहीं, बारिश का पानी जमा नहीं होगा, लाइटें नहीं जाएंगी, सही है, तो भाई आप बोलोगे तो वहां पर अब बीकॉम वहां पर क्या आ जाता है, काम आ जाता है। सही है, तो एक तो बीकॉम करना है आप सबने, अभी ना करो, कैफ क्वालिफाई करो, एग्जेम्पशन मिलेंगी तुम्हें। अब आईकेप का वो हो चुका है 2 साल की, बाकी 2 साल वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल ओपन है, कहीं से भी घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। सही है, बीकॉम करना है, किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अच्छा खैर मैं था बीकॉम, हमारे टाइम पे तो होता ही 1.5 साल का था, मैं बीकॉम पे था। और इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान एक पेपर है बीकॉम में, पार्ट 2 में। मैं आपको बता रहा हूँ वहां पर आपको फेंकने की स्किल्स कितनी काम आती हैं। अच्छा घर से सोच के गया था कि यार 1 नंबर के लिए 1 हेडिंग, और एक और चीज बनाई हुई थी कि 3 शीटें भरनी है, मतलब 36 पेज तो लिखना ही है भाई। मतलब मेरे दोस्त बुलाते थे आजा, मैं बोलता था नहीं यार 36 पेज लिखने, नहीं तो फेल हो जाऊंगा। इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एक पेपर था मैनेजमेंट का, उस पे मैंने वाइट पेपर था बीकॉम का, जो पूरे 2 बीकॉम में जो पढ़ के दिया उसमें 40 नंबर दिए। बाकी आपको मैं बताऊंगा क्या। तो खैर बीकॉम का पेपर था, एक पेपर था इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ना ऊट पटांग से सवालात के, सड़कों के फायदे बताएं, सही है, इसके फायदे बताएं।
अच्छा, एक सवाल आ गया कि रोड्स के बेनिफिट्स बताएं। अच्छा, आज तक कुछ भी नहीं था, सब यही कॉमन सेंस ये की जो नॉलेज है, पढ़ के तो गया ही नहीं था मैंने कहा यार ये तो जनरल नॉलेज का पेपर है, करेंगे, सही है, दिखाएंगे इसके। मैंने अब सड़कों के फायदे बताऊं, 9 हेडिंग्स हो गई। आखिरी, मैंने कहा यार 10 नंबर का सवाल है, आखिरी हेडिंग तो सोच नहीं, और आखिरी सवाल था, वहां से दोस्त बुला रहे, मैंने कहा रुको जरा यार, एक आखिरी हेडिंग तो सोच के आऊंगा। आप सोचे मैंने हेडिंग क्या बनाई, मैंने कहा ऊपर में बता चुका था कि रोड टैक्स अलग होता है, उससे रोड टैक्स मिलता है। फिर मैंने आखिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, वो क्यों बनाई, उन दिनों मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था ताजा और मैं हॉस्पिटल में रहकर आया था, सब कुछ था। मैंने हेडिंग बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा और बाकायदा बाखुदा मैंने लिखा, लोग सड़कों पे जाते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके फीसें बढ़ते हैं, हॉस्पिटल की इनकम बढ़ती है, गवर्नमेंट उससे ऊपर टैक्स लेती है, सही है। और ये मैंने लिख के आ गया, सही है। और आप यकीन माने, मुझे अब नंबर याद नहीं, लेकिन उस पेपर में जो मुझे कुछ नहीं आता था, वरना मैं बीकॉम की तैयारी गाड़ी में कर लेता था, वो गाड़ी में एक साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उससे एक दिन पहले 3 इडियट्स रिलीज हुई थी, वो देख ली जवान ने, उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई गाड़ी में, रह गया एकदम सब पाकिस्तान। लेकिन यकीन माने उस पेपर में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थ्योरी के पेपर्स में, सही है सर। तो यार मैं आपको बताऊं, लेकिन बीकॉम करो। खैर, तो ये जो कुछ बच्चों ने बोला था लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब सेल्स रिटर्न, इनके अंदर सलाहियत है कि लंबी फेंक के आएंगे बीकॉम में। खैर सर, अब आता हूं एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट सुनिएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होती है, बाहर से माल मंगवाना, एक्सपोर्ट बाहर बेचना। अब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी होती है ना, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कहता है कि भैया मुझे गुड्स दो, है ना सर, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर को क्या कहता है, सही है। तो हमने कहा कि सर ये इसको कहता है पैसा दो, है ना, ऐसा ही है। अब हमने कहा सुन इसका कॉन्सेप्ट, सर जो इंपोर्टर होता है वो बोलता है भैया मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन मुझे रिलायबिलिटी चाहिए कि तुम गुड्स सही से बेचोगे। एक्सपोर्टर कहता है मैं तुम्हें भाई यहां से गुड्स बेच दूं, तुम मुझे पैसा ना दो। तो आपस में ट्रस्ट का इशू होता है। एक कह रहा होता है भाई तुझे पैसे दे दिए, तूने गुड्स नहीं बेचे या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के बेच दिए। दूसरा कहता है कि भाई तुझे मैंने जो है गुड्स बेच दिए, तूने पैसा देने से मुकर गया। तो बीच में आती है सूदी इदारा, बैंक। कौन आता है, बैंक। बैंक कहता है कि भाई हम आपकी मुश्किल हल करते हैं, हम एक लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे इंपोर्टर को। किसको देंगे, इंपोर्टर को। और उसमें क्या होगा, बेसिकली इंपोर्टर को बोलेंगे हम तुम्हें एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक। उसमें लिखा हुआ होगा कि हम इस बंदे इंपोर्टर का नाम सपोज करो बशीर है, बशीर भाई के बिहाफ पे गारंटी देते हैं कि भाई इनके ये जो माल मंगवा रहे हैं इसकी पेमेंट हम हबीब बैंक पाकिस्तान लिमिटेड रिलीज करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, लेटर ऑफ। ये एलसी, ये जब गारंटी जाती है किसके पास, एक्सपोर्टर के पास, तब वो दुनिया भर में यूज होता है, सुकून में आता है कि हाँ यार इस इंपोर्टर की बैंक तो बड़ा इदारा होता है ना यार, उसने ये गारंटी दे दी। अब बैंक बशीर भाई के बिहाफ पे गारंटी क्यों देगा, बशीर भाई से सिक्योरिटी भी रखेगा, उसके बशीर भाई से ताल्लुकात भी होंगे, और उसके बावजूद भी फ्री में नहीं पैसे लेगा। सही है, वो क्या करेगा, बशीर भाई पैसे दो, तो उसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। सर अब मैं एक एसेट इंपोर्ट करवा रहा हूँ, सुनना, एक एसेट इंपोर्ट करवा रहा हूँ, इंपोर्ट करा के अपने मुल्क में इंस्टॉल करवाऊंगा। जैसे अभी ये जो हमारा डॉलर ऊपर हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सर हमारी इंडस्ट्री जो है ना, उसको हुकूमत ने कहा है कि भाई तुम जो है ना वो मशीनें मंगवाओ जिससे तुम वो प्रोडक्ट बना सको जिनको अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए, और हम तुम्हें डॉलर देंगे। तो वहां पर डॉलर गया तो डॉलर मुल्क में कम हुआ, सही है। तो हमने कहा कि सर अब मुझे आप बताएं, एक मशीन में इंपोर्ट करवा रहा हूं मैं, बशीर भाई सपोज करें, तो सर क्या मशीन की कॉस्ट में
लेटर ऑफ क्रेडिट के चार्जेस आएंगे जो बैंक मुझसे ले रहा है? Yes, sir. कितने लोग कह रहे हैं आएंगे? हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर नहीं आएंगे? एक आदमी कह रहा है नहीं आएंगे, तन्हा और अकेला। सर आएंगे, क्योंकि सर जरूरी है, इसके बगैर इंपोर्ट का मुझे एसेट मंगवाना है, अपनी प्रीमिसेस पे लाना है, तो क्या था, यूजेबल कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए जरूरी कॉस्ट हो, तो मैंने कहा भाई ये नहीं दूंगा तो एक्सपोर्टर एसेट ही नहीं भेजेगा। सर इस इंडस्ट्री के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट के बगैर काम ही नहीं है। भाई भरोसा तो चाहिए ना, तुम पाकिस्तानी आवाम ने कुछ लगा दिया चूना, है ना सर? या सही है, घोड़े ने हमें बेवकूफ बना दिया है ना, जैसे कि अभी रिसेंटली बनाया है हमें, आए नहीं वादा करके टूर पे आ जाए। तो हाँ सर, हमने कहा, दानियाल ने भी सही जवाब दिया ऑनलाइन मैसेज आए सर। तो अब ये बातें क्यों बताएं? क्योंकि ये बातें अगले सवाल के लिए जरूरी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं पढ़ दूंगा, ये क्विज लिखा है मैंने, ये एक तरह से आपका क्विज है, मैं इसको एक दफा पढ़ दूंगा ताकि आपकी आसानी के लिए, लेकिन पहले आप लोग करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। टाइम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है आज। अम्मार इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट्स एंड हैज फैक्ट्रीज इन 2 डिफरेंट सिटीज। On 8 November 2011, he bought a new state of the art plant from Krones Inc. USA. कितने लोगों को यूएसए जाना है? कम लोग हैं, चले बाकी लोग शरीफ हैं, आ जाए। The invoice value of the plant was ₹250 million. इसने कहा इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 250 million. Other relevant details are as follows. Cost of import. Import की कॉस्ट कितनी है? LC ओपनिंग चार्जेस कितने? 1 million. Import पे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हम। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? 25। सेल्स टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन 40। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 5। कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन, अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, और फिर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ कह रहा है अबव इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस। सर ये जो सिविल और इलेक्ट्रिकल 3 मिलियन है, इसमें 0.8 का वो कॉस्ट शामिल है कि एक आपका इक्विपमेंट डैमेज हो गया था मिस हैंडलिंग की वजह से, सही है, इंस्टॉलेशन वगैरह के टाइम पे। फिर कह रहा है प्लांट वाज रिसीव्ड एट द साइट ऑन 1 Feb 2000। इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स प्रोसीड ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन was 1.2। इसने कहा 6 मिलियन की टोटल इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन पे कॉस्ट आई है, मिलाकर दी, और कहा टेस्ट के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स बनाए थे, उनको बेच करके हमने कितना कमाया? 1.2 मिलियन। कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1 May 2012। ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 1 million एज कंपेयर टू प्रीवियस। इसने कहा जिस टाइम पे प्लांट इंस्टॉल हुआ है ना, ये नहीं बताया कि ये एडमिन कॉस्ट प्लांट के लिए जरूरी है या नहीं है। उसने कहा उस टाइम पे 1 मिलियन के ओवरहेड्स बढ़ चुके हैं। फिर इसने कहा सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज ₹2.5 लाख पर मंथ। ही कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग दी। हमने अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर को कहा था कि भैया देख इंस्टॉलेशन चल रही है, तू इसको संभाल ले यार, देख ले, सही है, तो उसका 30% टाइम लगा है। स्टाफ ट्रेनिंग कितनी है, और प्लांट एक्सपेक्टेड टू लास्ट कितना टाइम है विद नो रेजिडुअल। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि इन अकॉर्डेंस विद IS 16 कैलकुलेट, और दूसरे में डेप्रीसिएशन बताएंगे आप इसको, सही है। साल कौन सा? 31 दिसंबर 12। अब सर इसके 8 मार्क्स हैं और इसके ऊपर अटेम्प्ट लिख लें स्प्रिंग 2013। वो आपने पिछली कल जो हमने सवाल किया था चेज वाला, वो भी कितने मार्क्स का था? 8। ये भी कितने का है? 8। देख रहे हैं मार्क्स सेम है, लेकिन सवाल में कितना फर्क है। क्यों? क्योंकि तुम पैदा हो गए थे। तो आए सर,
अब आपने ये सवाल आपके सामने है और आपने ये सवाल करना है। सर कुल मिला के मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, टाइम बाउंड होके करना है। 10 मिनट है आपके पास, शुरू हो जाए। और मैं राउंड लगाकर देखूंगा, घबराइएगा नहीं। क्या आप लोग कैसे जा रहे हैं, कहां पहुंचे हैं? गलती से नहीं डरना है सर, खुद से करना है। यकीन माने सर, अरीब बेटा लिखा हुआ है सेल्स टैक्स क्या है, खुद से दिमाग मेरा बच्चा खुद से। सर यकीन माने सीए में जो है ना नर्व्स का काम होता है अपनी जजमेंट अप्लाई करना सीखे शुरू से, खुद से करें, पड़ोसी से ना पूछें। आप ये समझें आपका पड़ोसी शैतान है, ये आपको गुमराह करेगा। और जिंदगी में सर याद रखें, हर जगह हर मकाम पे आपको गाइड करने के लिए पड़ोसी नहीं होगा, खुद से करें सर। क्लास में पूछते हैं दोस्तों से और पेपर में भी फिर हमारी आदत हो जाती है, हम दोस्त की तरफ देख रहे होते हैं, वो लिखे जा रहा होता है और हम परेशान है ना सर। हो गया? वो क्रेडिट नोट होता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो क्रेडिट नोट होता है जिसमें रिटर्न होता है ना, तो हम अगले वो क्रेडिट नोट देते हैं कि उसका तेरा अकाउंट डिसेबल हमने क्रेडिट कर दिया। सर गलती से बिल्कुल नहीं डरना है, खुद से करें। गलतियां करेंगे तो सीखेंगे ना। किसी भी ट्रेनिंग किसी भी किस्म की नहीं आ सकती, इंसान को मिलती है ना, इंसान का भरोसा थोड़ी है। IAS 16 कहीं भी इंक्रीमेंटल का वर्ड यूज नहीं करता, वो कहता है बस साबित कर दो एसेट से ताल्लुक है, बेशक फिक्स हो, पहले से भी देते हो। सॉरी फॉर्म के अनाउंसमेंट करने ले रहे हैं, फॉर्म के अनाउंसमेंट करके जिसने लिया वो फिल कर जल्दी से फिल करके मैं लेने के लिए ज्यादा लोग नहीं पहुंचते। जिसने फॉर्म लिया है क्लास में आने से पहले वो फॉर्म फिल कर दे ताकि हम वो फॉर्म कलेक्ट कर लें। तुम लोगों के पास हैंड आउट नहीं है क्या? नहीं सर, यहाँ पे तब मांग लो ना यार, क्यों नहीं मांगते हो? थोड़ा सा दुश कहीं कुछ शायद तो भूल तो नहीं ना, देख मुझे ऐसा लग रहा है जी। अगर मुझे ऐसा लास्ट टाइम जब पढ़ा था उसमें सर ने कहा था कि जो स्पेशल स्टाफ ट्रेनिंग कुछ भी हो जाए, देखो ट्रेनिंग इंसान को मिलती है और इंसान के साथ मसला क्या है, इंसान के ऊपर किसका कंट्रोल है, तो वो एसिड की डेफिनेशन ही मीट नहीं करती। ट्रेनिंग तो कुल्लो हराम है, स्टैंडर्ड ने कहा है ट्रेनिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कैपिटलाइज हो। चले सर, मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चों ने कर लिया है और अब हम देखेंगे वैरायटी ऑफ आंसर्स। आ जाए सर, आ जाए। वैरायटी ऑफ आंसर्स मेरा बच्चा इधर देख लें। अब आप सब
अपने अपने आंसर्स हमें बताते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे। मतलब मुझे आंसर कौन सा बताना है? बिफोर डेप्रिसिएशन। बिफोर डेप्रिसिएशन आपके पास एसिड की सिर्फ कॉस्ट कितनी है? 290.075। एग्री करते हैं? कौन है जो इस शख्स के साथ है? 4-5 लोग हैं ऑनलाइन वालों। अच्छा, फिर एक आंसर आ रहा है 29। अबे मैंने 290 वाली सारी अवाम को एक साथ रख रहा हूँ। 290 पॉइंट मतलब थोड़ा बहुत तुम लोग पुश अर्निंग ऑफ का 290 पॉइंट समथिंग के अलावा एक बच्चे का आंसर ऑनलाइन में 292.1। कितने लोग हैं जो इसके साथ हैं? चलो कुछ लोग माशाल्लाह इसके साथ भी हैं। ये सिर्फ बिफोर डेप्रिसिएशन। और 295। चले सर 293.05, 291 कितने लोग इसके साथ हैं? तन्हा और अकेले, ये साथ हो तुम लोग? चल पॉइंट को जा यार, जाने दे, माफी। चले सर आ जाए। उम्मत के जवाबात कैरिंग अमाउंट मेरा बच्चा अभी हम नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ जाएंगे इसके ऊपर। बट ऑनलाइन में जो ज्यादातर जवाब आते थे वो 291 पॉइंट समथिंग के हैं और फिजिकल में मुझे लग रहा है 290 के पॉइंट वाले समथिंग है। चले सर आ जाए। अब हम देखेंगे इस सवाल के असल क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी। आ जाए जी, आ जाए। चले सर आ जाएं और अब पढ़ेंगे सवाल फिर से। अम्मार भाई ने जय एक भाई अमेरिका से एक मशीन मंगवाई जिसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी थी? 250 मिलियन। चले सर हमने कहा इसकी इनवॉइस वैल्यू तो थी भैया 250 मिलियन। सही है। हैंड आउट किस किस के पास अभी भी नहीं है? तो बताते क्यों नहीं हो? 4 लोग हो बस। ये हैंड आउट पीछे दे दो। चले सर आ जाए। आप देखते हैं आप में से कौन कौन हमारे दोस्त भाई बहन सही हैं। पॉइंट्स की गलती हम जाने देंगे, सही है, कोई कॉन्सेप्चुअल गलती ना हो। चले सर हमने कहा इनवॉइस वैल्यू कितनी है? इनवॉइस वैल्यू इज 250 मिलियन। फिर हमने कहा एलसी चार्जेस लूंगा। यस सर लेंगे। कितने हैं? 1 मिलियन। हमने कहा तमाम चीजें मिलियंस में जब आए तो बार बार एम लिखने से अच्छे ऊपर लिखने, है ना सर, जिंदगी आसान। सर सेल्स टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट लूंगा। नहीं सर हमने कहा ये सेल्स टैक्स अभी दे रहे हैं लेकिन जब इस मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तब हमारा रिकवर हो जाएगा। तब हमने कहा ये सेल्स टैक्स कॉस्ट नहीं है हमारी। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आएंगी। इंपोर्टेड चीज है, क्लियर करवानी पड़ती है। यस सर। अच्छा इंपोर्ट ड्यूटी भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। कितनी है सर ये? 5। हमने कहा इंपोर्ट ड्यूटी 25 मिलियन। सर कुछ नहीं लिखा तो मैंने आपको कल बताया था बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करते हैं? नॉन रिफंडेबल। सही है सर। ये स्प्रिंग 2013 का सवाल है पास पेपर का।
फिर आते हैं कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन। तो हमने कहा कंसल्टेंट को अमाउंट पे किया है कितना, 2 मिलियन। लेंगे? यस सर बिल्कुल लेंगे। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल लेंगे? सर हमने कहा सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स लेंगे तो सही, लेकिन कितना अमाउंट लेंगे? 2.2। सर क्यों कम क्यों लेंगे? हमने कहा 3 की तो कॉस्ट है इसकी, लेकिन कह रहा है अबव इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग। तो 3 माइनस पॉइंट 2.2। फिर आगे बढ़े। हमने कहा प्लांट वाज रिसीव्ड एट साइट ऑन 1 Feb 12। इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ 6 million। नेट सेल्स प्रोसीड्स कितनी थी? तो हमने कहा नेट इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कितनी है? 4.8। एंड टेस्टिंग भाई 6 मिलियन की कॉस्ट आई, लेकिन हमने 1.2 उसका आउटपुट भी बेच दिया। 4 कितने लोग यहां तक अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं? मेजॉरिटी है माशाल्लाह। चले कितने लोग 0.8 को मिस कर गए थे? बगैर डरे बताएं सर पढ़ने में गलती हुई या कॉन्सेप्ट का इशू था? आप देखें ये चीज है, अपने पास लिखें लर्निंग आउटकम, सवाल गौर से पढ़। सही है सर। आए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस कब हुई है? During the period in which the plant was installed and administration and general overheads increased by, क्या करूंगा? कितने लोग कह रहे हैं कि लेंगे ये? कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर ये तो नहीं आएंगे? ना। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जब तक एडमिन के बारे में लिख करके ना दे कि ये एसेट के बनने के लिए जरूरी है, हम कंसिडर नहीं करेंगे। सही है सर। कल लर्निंग आउटकम भी हमने लिखा था कि जब तक लिख करके ना दे एडमिन की कॉस्ट बड़ी है, ये जरूरी था एसेट के लिए, हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगला जो पॉइंट है, इसमें भी बच्चों ने पढ़ने की गलती की होगी या समझने की। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज ₹2.5 लाख। He contributed 30% of his time in supervising the installation. कितने लोग करेंगे आएगा? कितने लोग करें नहीं आएगा? सर याद रखे, मैंने आपको पहली क्लास जब हुई थी तब बताया था, IAS 16 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का वर्ड यूज करता है। एक वर्ड होता है इंक्रीमेंटल, वो यूज नहीं करता। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? उर्दू में लिखते हैं इजाफी। काफी टाइम बाद उर्दू लिखी है। सही है सर, इजाफी। सही है। IAS 16 ये वर्ड यूज ही नहीं करता। IAS 16 कहता है, मैंने आपको एग्जांपल, हमने इसके बाद टाइम भी लगाया था, एक कॉस्ट बेशक तुम नॉर्मल हालात में इनकर कर रहे हो, एसिड बन रहा है और तुमने वो कॉस्ट अब एसिड के लिए खर्च करना शुरू कर दी, तो एसिड की कॉस्ट में आएगी। 2 एग्जांपलें दी थी मैंने आपको। एक की थी डेप्रिसिएशन, मेरे पास क्रेन पड़ी हुई थी, वो वैसे भी डेप्रिशिएट हो रही थी, लेकिन मैं बिल्डिंग बना रहा हूं और डेप्रिसिएशन अब उसकी कहां जाएगी? बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। इन्वेंट्री के केस में भी यही होता है ना सर, मशीन की डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो हमने पढ़ा भी था, समरी में भी लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन P&L अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। ये समरी में हमारे पास पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है। तो सर डेप्रिसिएशन जब जा सकती है, तो हमने कहा सैलरी भी। भाई हमने कहा हमारा सुपरवाइजर था, हमने कहा भाई देखो इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करने के लिए एक बंदा चाहिए, नहीं तो जो इंस्टॉलेशन लोग कर रहे हैं वो काम खराब कर देंगे। हमने अपने सुपरवाइजर को बुलाया, हमने कहा भैया तू देख, तेरी जिम्मेदारी है और तुझे अपना दिन का 30% टाइम लगाना है इंस्टॉलेशन को देखने में। अगर वो बंदा नहीं होता तो हमें एक बाहर से बंदा रखना पड़ता। सही है सर। तो इसकी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। फिर रिपीट कर रहा हूं, IAS 16 कहीं वर्ड यूज नहीं करता
इंक्रीमेंटल कि एक कॉस्ट अगर इनकर हो रही है तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी अगर वो वैसे भी इनकर होती नहीं। ये कहता है बस साबित कर दो कि एसेट में ये काम हुआ है। क्रेन साबित कर दो एसेट में यूज हुई है, बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा बना दो। साबित कर दो सुपरवाइजर इन्वॉल्व हुआ इंस्टॉलेशन में, उसकी सैलरी का जो पोर्शन है उसको क्या करो, हिस्सा बना दो। अब यहां पर मुझे ये डर नहीं था, मुझे पता था मेजॉरिटी ने कर लिया होगा, क्या भी डर ये था मेजॉरिटी ने मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं किया होगा। कितने लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 3 किया है? कितने लोगों ने नहीं किया? सर क्यों 3 महीने से करेंगे? क्योंकि प्लांट कब साइट पे आया है, पढ़ो सवाल में लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, प्लांट वॉज रिसीव्ड एट द साइट ऑन 1 Feb 2012 को प्लांट साइट पे रिसीव हो चुका है ना सर? ठीक है, तो अब इधर देख लें नौजवानों, हमने कहा सुपरवाइजर सैलरी कितनी लूंगा? 2,50,000। मिलियंस की बात करूं तो 2.5 लाख का मतलब होता है 0.25 मिलियन। सही है सर? इसको यूं भी करके देख सकते हैं। देखें मैं आप लोगों को शुरू में बता रहा हूं, पहले नहीं बताते थे क्योंकि हमें पता था कि पहले बच्चे ने आईए का पर्चा दिया, अब मुझे लग रहा है तुमने आईए सीरियस ही नहीं पढ़ा है। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन 0.25 मिलियन इस तरीके से निकालते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, गुनाह कबीरा है। सीए का बच्चा अगर मिलियंस को है ना ये पॉइंट्स में लिखने में तो गलती करे ना तो गुनाह कबीरा है। 0.25 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 महीने की सैलरी इस बंदे को मिली होगी। 3 महीने कौन से? फिर रिपीट कर रहा हूं, फरवरी मार्च अप्रैल 1 मई को प्लांट तैयार खड़ा था। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 30%। तो हमने इसकी 3 महीने की सैलरी कितनी आ रही है? 0.225 आए, सुपरवाइजर सैलरी आ गई। एक बच्चे का सवाल आ रहा है, क्या सवाल आ रहा है सर? इसलिए इंक्लूड किए सुनैना क्योंकि हमने कहा ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। सुपरवाइजर का टाइम लगा है बच्चा किसके ऊपर? प्लांट की इंस्टॉलेशन के टाइम पे, इसलिए कि ये आइए 16 बार कह रहा हूं इंक्रीमेंटल का वर्ड यूज आए। सर स्टाफ ट्रेनिंग आएगी? सर याद रखें, अभी एक दोस्त ने कहा कि सर स्पेशल ट्रेनिंग हो तो क्या? मैंने कहा याद रखें स्टैंडर्ड वाज़े अल्फाज में कहता है ट्रेनिंग कॉस्ट क्यों नहीं आएगी? एम्प्लॉय के ऊपर, इंसान के ऊपर कंट्रोल किसका है? हमने कहा नहीं आएगी। तो एसेट कितना हो गया? 290.25। क्या हमारे पास ये जवाब आया था? चल है सर 290.225 ये आ गई कॉस्ट। अब इसकी डेप्रीसिएशन इधर देख लो नौजवानों की जमात। सर क्या यहां पर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है? कह रहा है प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 15 years with no residual value. Depreciation for the year ended 31 दिसंबर 12 अंडर दी सीधी लकीर मेथड आपको निकालनी है। कितने महीने की? प्लांट कब से अवेलेबल फॉर यूज था? 1 मई। कह रहा है ना कमर्शियल प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुई? 1 मई, मतलब इस दिन से प्लांट अवेलेबल फॉर यूज हो गया। तो आए 290.225 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 12.8 तो कितना हो गया? 277.185। ये क्या हो गई सर? कैरिंग अमाउंट। चले मेरा बच्चा, ये अब कर ले आप लोग कॉपी। कौन सी वर्किंग रजा? इसकी सुपरवाइजर की 1 महीने की सैलरी 2.5 लाख,
मल्टीप्लाई बाई 3 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाई 30%। थ्री मंथ्स कहां से आया? फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 फरवरी को देखें, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है प्लांट साइट पे रिसीव हो चुका है, जबकि कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी 1 मई से। बेटा उसको अरीब उस हम जो है ओवरहेड्स को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने कहा एडमिन ओवरहेड्स को हम कंसीडर नहीं करते। ग्रुप पे बेटा पीडीएफ मैंने ख्याल में आज दानियाल सेंड की है। सर एक बच्चे कह रहे हैं कैरिंग अमाउंट गलत निकाली हुई है, कैरिंग अमाउंट 277.335 है। ऐसा ही है, देखिए 290.225 में से माइनस करें। कौन है जो क्लास को गुमराह कर रहा है? चले सर बढ़ू आगे, टाइम तो अभी है। सर क्या अब हम कॉस्ट में चीते हो गए? कॉस्ट कंप्यूटेशन में चीते हुए नहीं हुए? चले सर अब आ जाएं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और देंगे, आपको अच्छा और फिर सुनिएगा जो मेरी अगली क्लास होगी ना। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा बेसिकली IAS 16 जो है ना उसका ये बेसिक्स मेरे पास है, क्योंकि मुझे एक अगला जो टॉपिक है उसके लिए जरूरी है। उसका नाम है इम्पेयरमेंट। उसका नाम क्या है? इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मुझे बेसिकली आपको शुरू कराना है, तो बेसिक्स मैंने कराया, वरना IAS 16 के जो हमारे पास एक्सपर्ट ने वो आपको सिर्फ एक IAS कराएंगे, वो सर काजी हैं। आप लोगों ने FAR 1 में उससे IA में उनसे 16 का, तो सर रीवैल्यूएशन है, यहाँ पे डिस्क्लोजर है। और याद रखें सर, अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली कहूँ आपके लिए जिन्होंने IA पढ़ा हुआ है, IA वाली सारी 16 की चीजें पहले सिलेबस में नहीं थी FAR 1 के। वो लेजर बनाना और ये सब चीजें हैं, डेप्रिसिएशन के मसाइल, अब वो सब भी सिलेबस में हैं। क्यों सर? अब स्कीम नहीं है। लेकिन सर हम उस पर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले अब आए एक और सवाल पे आऊंगा। थोड़ी सी बात करेंगे डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर मजीद। अब तक जो हमने 2 सवालों में डिसमेंटलिंग कॉस्ट देखी वो उसने हमें निकाल करके दे दी थी कि इतना एस्टिमेट है। प्रैक्टिकली सर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं पहले आपको समझाऊंगा और फिर हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? ये दुनिया भर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताओ व्हाट डू वी मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी? क्या मतलब होता है भाई इसका? वक्त के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती है ना सर? आज से 2 साल पहले जब तुम कुर्बानी के लिए जानवर लेने जाते थे, जो जानवर उस टाइम पे लाख रुपए का मिलता था, आज वो कितने का है? चले हमने कहा 160 180, सही है। तो इसका मतलब क्या है? जानवर तो वैसा ही है, पैसे ने कदर महंगाई जिसको हम कहते हैं, है ना सर? तब्दीली आने से पहले हमने कहा कि सर हमारे पास चीनी वगैरह कम पे थी, अभी कितने पे? ज्यादा पर है।
तो सर ये क्या है? महंगाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जिस चीज को हम आम अल्फाज में इन्फ्लेशन कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा सर, ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये अकाउंटिंग इसको कहता है यार कंसीडर करो। अकाउंटिंग कहता है एक पैसा तुम्हें आज मिले और एक पैसा 2 साल के बाद मिले, उतना ही पैसा तो 2 साल के बाद जो पैसा होगा, क्या उसमें तुम वही चीजें खरीद सकते हो जो आज खरीदो? नहीं, है ना। सपोज करें, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल आपकी लाइफ से देता हूँ। इस वक्त एक क्वालिफाइड सीए की अगर उसको सही से नौकरी मिल जाए, एवरेज सैलरी चल रही है ₹1,00,000 महीना, सही है? ₹1,00,000 महीना। मतलब मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम पहली दफा अम्मी अब्बू के साथ सीए के ओरिएंटेशन में नहीं आए हो, सही है? उस टाइम पे जो आपको इंस्टीट्यूट घेरते हैं और 15 मिनट में जो आपको सीएफओ बना देते हैं, सही है? मतलब वहां पर तो बच्चा 15 मिनट में बोलता है भाई 4, 4.5, 5 साल में तो पैसे ही गिर रहे होंगे, सही है? ये बातें कहने और सुनने के लिए अच्छी हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। अब सर ₹1,00,000 एक एवरेज सैलरी है, सही है? और कहीं इसके साथ गाड़ी देते हैं, कहीं गाड़ी नहीं भी देते हैं, सही है? डिपेंड करता है। यूजुअली ऑडिट फर्म्स में गाड़ी नहीं मिलती जब तक आप कमिटमेंट ना दें, सही है? वरना हमने कहा इंडस्ट्री में गाड़ी मिल जाती है। तो सर आप अभी क्वालिफाई होने में आपके टाइम में आपको लगेंगे इंशाल्लाह जो है, लेकिन आप टाइमली अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप लोग जाते हैं तो आप ये समझें आप अभी कैफ निकालेंगे, सही है? और अब तो 2-2 अटेम्प्ट में मज्यूम करने सब चीज़ों की तरह आप 4-4 पेपर उठा के निकालेंगे। चलिए 1.5 साल में कैफ निकाला आपने, फिर 1 साल के बाद आप 1 साल के बाद सीफेप की अटेम्प्ट बनेगी, वो आप देंगे। फिर सीफेप में आप देंगे इंशाल्लाह 2 अटेम्प्ट, सही है? उसमें जो है 2 अटेम्प्ट में मुझे उम्मीद करते हैं कि आप 2 अटेम्प्ट में उसमें निकाल लेंगे, सही है? तो 1.5 साल वो लग गया, 1 साल बाद पहली, 1.5 साल बाद दूसरी। फिर आपकी आर्टिकल्स बची होगी, वो आप पूरी करेंगे। सपोज करें 3.5 साल के आर्टिकल, और अभी आपके हमने कहा कि जो है 1.5 साल, 5 साल बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं इंशाल्लाह कंफर्म। अब अभी ₹1,00,000 चल रही है, 5 साल के बाद भी अगर ₹1,00,000 सैलरी चल रही है, बुरा लगेगा? आप बोलेंगे यार वो सर ने FAR 1 में बताया था ₹1,00,000 और अब कितना टाइम हो गया है, अभी भी ₹1,00,000। तो सर आपने कहा बुरा तो लगेगा, क्यों लगेगा? पीछे आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कॉन्सेप्ट होगा। आप बोलोगे भाई उस टाइम के ₹1,00,000 और इस टाइम के ₹1,00,000, उस दिन कभी ना हम सोचते नहीं सर, हम बस कभी कभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, हम पढ़ाई लिखाई में माशाल्लाह नहीं, लेकिन हमें आप लोगों से बिजनेसमैन प्रोड्यूस करने हैं, सही है? कि जो है आप नौकरी देने वाले बने, सही है? इंशाल्लाह। सर उस दिन मैंने एक बंदे के मतलब मैं एक दफा ना शौक आ गया जिंदगी में, शौक लगा। मेरे घर के पीछे, मैं ये खालिद बिन वलीद रोड पे रहता हूँ, पीछे इम्तियाज के सामने दूध वाला है, सही? तारिक रोड पे, शायद कुछ लोगों ने देखा हो भाई। वो मुझे दूध मैं उससे रोज दूध लेता था। एक दिन मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर निकला और मैं देखा वो ऑडी में जा रहे हैं। अब मेरी बात सुने भाई, तो अब मैं आपको फिर मैंने जरा इसके ऊपर रिसर्च की। इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त है, उसके माशाल्लाह अपने फार्म है, डेयरी फार्म, तो और वो खुद, अच्छा वो जो दोस्त है वो आपकी तरह पहले किसी जमाने में स्टूडेंट ही था, उसका फैमिली बिजनेस है इसका। अब उसने अब्बा को किया साइड में, तो आप आराम करो मैं संभालता हूँ। उसने कहा यार ये CA छोड़े सर, सही है? उसने कहा इसमें पैसा है। उसको मैंने पूछा क्या सीन है? उसने कहा भाई ये तो पढ़े लिखे लोग आए नहीं इस मार्केट में, वाहिद बिजनेस है जिसके अंदर अगर आपका अपना फार्म हो ना, भैंस का जिसको बाड़ा कहते हैं, सही है? अगर अपना फार्म हो तो 2 साल में इन्वेस्टमेंट वापस, पे बैक पीरियड। देखो बिजनेस में शेयर करते हैं, पे बैक पीरियड देखते हैं कि अगर मैं 10 लाख लगा रहा हूं तो वो 10 लाख वापस कब आ रहे हैं? प्रॉफिट की सूरत में। उसने कहा बेटा वाइड बिजनेस है जिसमें 2 साल में 10 लाख वापस और उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, सही है? आजकल वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता है और वो भाई लोगों को मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर साल का 24% रिटर्न देता है, जो कि बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जाएं, आजकल बैंक्स देती है 9%, एक तो हराम भी और ऊपर से 9% कम भी। स्टॉक मार्केट में 16%, मैक्सिमम 15%, बल्कि आजकल तो लॉस चल रहा है। तो भाई मैंने पूछा क्या करते हो? उसने कहा आम आदमी को पता ही नहीं है ना। आम बोला ये जो पढ़ी लिखी आवाम है वो इस तरफ घुसते ही मतलब थोड़ा सा सर हाथ खराब करने पड़ते हैं चीजों में, लेकिन
रिटर्न है। तो खैर सर, मैं आपको कह रहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना, तो अब आप सोच लीजिए। चलो एक और बिजनेस से बात याद आई, मेरा एक स्टूडेंट है, बिजनेस थे, बिजनेस फैमिली के बच्चे सोचते ही अलग है। अच्छा, वो मैं किसी जमाने में TSN नॉर्थ में पढ़ाया करता था, अब नहीं पढ़ाता। तो वो मेरा वहाँ का स्टूडेंट था, उससे मेरी जो है एक दफा बात हुई, मुझे उसका फोन आया, बच्चे अक्सर आते हैं ना काउंसलिंग के लिए, ये वो, तो सर आपसे जरूरी मिलना है। मैं समझा पेपर वेपर लुक गया होगा, मैंने कहा आ जाओ। जाके बोलता है सर, मैंने कहा क्या पेपर लुक है? बोलता है नहीं सर पेपर तो पास हो गया। मैंने कहा फिर? बोलता है सर एक मशवरा चाहिए ना। क्या? बस सर मेरा पेपर पास हो गया, अब मैं आर्टिकलशिप करूंगा 3.5 साल की, 3.5 साल में किसी के लिए काम करूंगा 12-14 हज़ार रुपये। बोला सर देखिए मेरी पूरे खानदान बिजनेस का है, अब्बा का पता नहीं, उसने कहा ये काम है, 2 भाई हैं, दोनों का अलग अलग काम है। इसने कहा सर मुझे भी ना एक लाइन ऑफ बिजनेस समझ में आती है, शायद वो आयरन वायरन की थी। सर मुझे इस बात का यकीन है कि जितना टाइम मैं आर्टिकलशिप में 3.5 साल खुआड़ूंगा, अगर यही 3.5 साल में अगर उस बिजनेस को सेट करने में लगाऊं ना, तो 3.5 साल बाद में महीने के कम से कम 1.5-2 लाख कमाऊंगा। तो सर 3.5 साल बाद लाख रुपए कमाने आर्टिकलशिप के बाद भी, तो क्यों मैं इतनी ख्वारी करूं, मैं सीए छोड़ देता हूं। सही है। वो बच्चा आया था क्या माइंड लेकर, सर बिजनेस ही है ना, कर लूंगा मैं, मतलब बोला 3.5 साल क्यों किसी और के लिए काम करूं। वो बिजनेस फैमिली का बच्चा था, वो ये सब सच के अफोर्ड कर सकता है। मैं और आप जब हम भी थे, अब मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे, सर ये सब ख्वाहिशें क्यों नहीं रख सकते। हमें पता होता है भाई कि जब घर वाले बोलते हैं कि तुझ पे इतनी मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट की है, तो भाई अब जो है पॉइंट है कि तुम क्वालिफिकेशन के बाद बोलो कि शुरू से बिजनेस करें तो मसला है। तो मेरी एडवाइस यही होती है कि आप लोग दिमाग में बिजनेस रखें। हाँ, हालात से घर के शुरू में इजाजत ना दें, लेकिन अल्टीमेटली है। खैर सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वक्त के साथ साथ पैसे की कदर, इसी कॉन्सेप्ट को हमने कहा, अकाउंटिंग ने क्या नाम दिया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसने कहा जो वक्त के साथ साथ पैसे की कदर खत्म होती है, सपोज करो, इधर देख लेना, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो तुम लोगों ने AFC में भी पढ़ा हुआ होगा। उसने कहा तुम्हें 3 साल के बाद, कंपनी को कहा तुम्हें डिसमेंटलिंग कॉस्ट करने में खर्चा आएगा 300 मिलियन। कितने साल बाद? बोला यार तुम्हें डिसमेंटलिंग कॉस्ट करने में खर्चा कितना आएगा? 300 मिलियन। पीरियड कितना है? 3 इयर्स। तो बोला एक कंपनी, अब तुम एक काम करो। आपने कहा क्या? बोला कंपनी यार तुम एक काम ये करो, तुम निकालो जर्नल इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, ये इन्फ्लेशन रेट कितना है, वो का 10%। अब सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड हमें कहता है IAS 16 कि यार डिसमेंटलिंग कॉस्ट 3 साल बाद कितनी है? 300 मिलियन। लेकिन 3 साल बाद के 300 मिलियन आज के 300 मिलियन के बराबर नहीं है, कम के बराबर है। आपने कहा कितने के बराबर है? बोला भाई एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, P इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला जो आता है S इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1 प्लस I की पावर N। इससे प्रेजेंट वैल्यू निकालो, P इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I N। 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 3, कितना हो गया? 225 पॉइंट। अब सुनना, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी दिया है। मुझे नहीं लगता कि हम इसके बाद टैक्स की क्लास कितने बजे? 12, सवा 12, सवा 12। देखो याद रखो, क्लास में ये जो 12 कह रहे हैं ना, जिसको क्लास में झूठ बोलते हुए देखा ना, उसको वो ये झूठ पेपर में सामने आते हुए देखा। तो कभी भी टीचर पूछे बेटा क्लास कितने बजे, सच सच बताना है। आए सर देखे, हमने कहा स्टैंडर्ड अब क्या कहता है डिसमेंटलिंग के बारे में। वो कहता है भाई देखो, तुम आज एस्टिमेट करोगे कि 3 साल के बाद डिसमेंटलिंग में खर्चा कितना आएगा? 300 मिलियन। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट को तुम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है, तो स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई ये जो 300 मिलियन है, इस 300 मिलियन को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे, इसकी निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, उसको बनाओगे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा।
तो 300, हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू निकाली कितनी, 225.39, और इसको हम बनाएंगे किसका हिस्सा, एसिड की। तो सर अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, इन दोनों का फर्क भी तो आएगा भाई। मुझे 3 साल बाद पे कितने करने, एसिड की कॉस्ट में मैं कितना डालूंगा, तो बाकी जो मैं पे करूंगा वो कहां जाएगा। पॉइंट समझे, 3 साल बाद तुम कितना पे करोगे और आज एसिड की कॉस्ट में कितना ऐड करोगे, दोनों का डिफरेंस आ गया ना। हमने कहा 74.61 है ना सर, ये 74.61 कहां जाएगा सर, ये 74.6 को हम कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि सर मेरा एक उसूल है, भले 5-10 मिनट बने हो, लेकिन मुझे लगता है अगर एक कॉन्सेप्ट 15-20 मिनट का है उसको मैं नहीं कराता, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सही से समझ में नहीं आएगा। पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप सुन लें अगली क्लास कब होगी, अगली क्लास हफ्ते की होगी, टाइम आपको बता देंगे। टाइम क्यों आपको बता देंगे सर, क्योंकि अभी टाइम टेबलिंग हम कोशिश कर रहे हैं, चीजें अलाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं आपको कह चुका हूं टाइम टेबल फिक्स है। अगला पूरा हफ्ता भी आपका मेरे साथ गुजरेगा इंशाल्लाह। हम अगले हफ्ते भी मेरे साथ सरकाजी बेसिक्स पढ़ाएंगे सर। जब अगला हफ्ता भी साथ गुजरेगा, उसके बाद काजी बेसिक्स पढ़ा लेंगे, इसके बाद सर काजी की हो जाएगी एंट्री। लेकिन अगली क्लास में अफेक्टिवली हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इम्पेयरमेंट। IAS 16 का मुझे सिर्फ आपको ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कराने थे। क्यों सर, क्योंकि इम्पेयरमेंट में इनकी जरूरत है। मेरी कहानी असल टॉपिक कहां से शुरू होगी, इम्पेयरमेंट से। वो आपने देखा ना, वो जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह चल रही होती है, तो पहले एक स्टोरी होती है, उसके बाद नाम आते हैं डायरेक्टर वगैरह के, ये वो स्टोरी थी, सही है। असल कहानी कब शुरू होगी, इम्पेयरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है चले सर। लेकिन कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स उम्मीद करता हूं आपके स्ट्रांग हुए होंगे। अगली क्लास में इसका सवाल देखेंगे, एक्सचेंज का सवाल देखेंगे, और हम बढ़ जाएंगे आगे। क्विकली मैं आपको रिवाइज करवा दूं, अब तक जो हमने पढ़ा है इसकी टेंशन नहीं लो, इसकी अगली क्लास में एक सवाल करेंगे, आप चीते हो जाएंगे। आए सर, हमने क्या पढ़ा, जहां जहां प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आएगी, हमारे पास एक स्टैंडर्ड है IAS। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, जो कि हमने कहा होते हैं 1 साल से ज्यादा यूज होते हैं। कितने पर्पजेस के लिए, कौन कौन से, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेंटल्स। फिर मैं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए मैंने क्या पढ़ा, जल्दी बताएं। हमने कहा सर डिस्क्लोजर नोट सेम थिंग है। कॉस्ट की कितनी चीजें हैं, 3, और हमने कहा 3 चीजें आती हैं कॉस्ट के अंदर, कौन कौन सी। हमने कहा सर पहली चीज होती है लिस्ट प्राइस, उसमें से माइनस क्या करता हूं, और अब फिर क्या आ जाता है। हमने कहा सर फिर हमारे पास आ जाता है नॉन रिफंडेबल एडजस्टेबल टैक्सेस को ऐड करते हैं, हमारे पास प्राइस आती है, उसमें हम फिर ऐड करते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, हमने कहा वो कॉस्ट जो कि एसिड को उसकी प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए जरूरी हो, यूजेबल कंडीशन के अंदर, उसके अंदर तमाम कॉस्ट आएंगी। याद रखना एडमिन कॉस्ट को नहीं लेते जब तक वो ना कहे, और ट्रेनिंग कॉस्ट भी नहीं आती। और याद रख लेना मेरा बच्चा कि हमें IAS 16 इंक्रीमेंटल का वर्ड नहीं देता, वो कहता है एक कॉस्ट आम हालात में भी करते हो, अब वो कॉस्ट एसिड के ऊपर इनकर हो रही है तो कैपिटलाइज होगी, एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आती है, इसके ऊपर और डिस्कशन होगी कि भाई ये 200-2500 से 300 का सफर कैसे तय होगा, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे अगली क्लासों में। सर मिलते हैं, हफ्ते का टाइम टेबल ग्रुप में आ जाएगा। जो लोग अभी तक ग्रुप पे नहीं है, KNS के FAR1 के 2 ग्रुप्स हैं, किसी भी ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो अभी आप जाते हुए निमरा से उनका लिंक ले लें, उन ग्रुप्स में आ जाएं। हफ्ते की क्लास का इंशाल्लाह टाइम टेबल आ जाएगा, और अगले हफ्ते से तो हमारा फिक्स टाइम टेबल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। सर जो क्लासेस हो चुकी हैं उनके लिंक्स भी इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएंगे, 2 क्लास, तीसरी क्लास के भी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।